औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर की एक खूबसूरत सुबह मैं अपने साथी लीगल कंसल्टेंट जनाब हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी एडवोकेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तक़सीम करने वाला बना दे, हमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के एक अहम केस की तरफ चलते हैं। ये केस जो है ये एक बड़ा अहम केस था। फवाद इसहाक बनाम महरीन मंसूर, 7 फरवरी 2020 को ये फैसला सुनाया गया था। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हकमैर के हवाले से है, शरीयत ने ख़तून के लिए हकमैर इसके शोहर पर आयद किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से इस हक की अदायगी का हुक्म दिया है। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि निकाह के वक़्त निकाहनामे में महर के तौर पर तो बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन जब अदायगी का मामला आता है तो फिर टाल मटोल से काम लिया जाता है। इस हवाले से एक गलत रवायत ये भी बन गई है कि हक महर के तौर पर ऐसी जायदाद लिख दी जाती है जो शोहर की बजाय किसी और आम तौर पर शोहर के वालिदैन की मलकियत होती है। गोया औलाद ने फ़र्ज़ किया होता है कि वालिदैन पर ही ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो औलाद की जानब से हक महर की अदायगी का भी बंदोबस्त करें। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इस रिवाज की बिना पर मसाइल पैदा होते हैं और ये एक बड़ा संगीन मसला है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने की और उनके साथ जो दूसरे रुकन थे वो जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब थे। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से जब हम बात करते हैं कि महरीन और मंसूर ने 15 मई 1995 को शादी की और निकाहनामे में 5 लाख रुपए, 75 तोले तलाई जेवरात और 1 कनाल मकान को महर के तौर पर लिखा गया। जेवरात के मतलब तो ये कहा गया कि ये जनाब दे दिए गए हैं, लेकिन मकान के मतलब ये था कि ये पेशावर में ये घर था, ये बना कर दिया जाएगा और ये भी नहीं था कि कितनी मालियत का ये घर होगा। आमतौर पर रिवाज यह है कि जेवरात को तो महर मौजल माना जाता है और रकम को महर जो है वो यानी कि डेफर्ड माना जाता है। प्रॉम्प्ट जेवरात को माना जाता है, जी ये जेवरात हैं, ये दे दिए गए हैं, और जो कैश है ये डेफर्ड समझा जाता है कि बाद अज़ां दिया जाएगा। और बाज़ का तो शराइत भी लिखी जाती थी जिसे अब कलअदम करार दे दिया गया है। लिखा होता था कि तलाक की सूरत में ये रकम इसे अदा करनी पड़ेगी, या वैसा नहीं है। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट में मंसूर के वकील ने बताया कि दोनों मियाँ बीवी कनाडा में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों अगर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर केस क्यों किया गया और ये मुकदमा सिविल कोर्ट तक से लेकर फैमिली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। शादी के 16 साल बाद 30 जून 2011 को महरीन ने पेशावर में फैमिली कोर्ट में अपने ससुर हाजी मोहम्मद इसहाक खान और सास मसम्मात खुर्शीद इसहाक के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने प्लाट नंबर 28 आबदरा टाउन पेशावर पर तामीर शुदा मकान या इसकी मालियत मुबलिग 3 करोड़ 30 लाख के हसूल के लिए दावा किया। फैमिली जज ने 3 मई 2014 को इसके हक में डिग्री जारी कर दी। खतून के हक में इसहाक जान और खुर्शीद इसहाक ने डिस्ट्रिक्ट जज को इस डिग्री के खिलाफ अलग अलग अपीलें की। डिस्ट्रिक्ट जज ने 15 फरवरी 2017 को ये दोनों अपीलें खारिज कर दी। इसके बाद इसहाक जान और खुर्शीद इसहाक ने
पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी, जिसने 17 दिसंबर 2018 को ये पिटिशंस भी खारिज कर दी, यानी कि वो जो मकान था वो उनकी बहू को ही दे दिया गया। अपील के बाद बज़ाहिर कानूनी रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन आखिरी इम्कान ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाए कि वो इसे अपील की इजाज़त दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि मुकदमे में कोई अहम कानूनी सवाल है जिसका फैसला ज़रूरी है, तो वो अपील की इजाज़त दे देती है। चनाचे इसहाक जान और खुर्शीद इसहाक ने अलग अलग दरखास्तें दी। इन्हीं दरखास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 7 फरवरी 2020 को की और फिर फैसला सुनाया। नाज़रीन इकराम, मुकदमे का अहम तरीन मसला ये था कि महरीन के लिए महर के तौर पर जो मकान लिखा गया था और जिसके असूल के लिए उसने दावा दायर किया था, वो 1964 से इसकी सास मुसम्मात खुर्शीद इसहाक के नाम पर रजिस्टर्ड है। होना तो ये चाहिए था ना, इसके खामद के नाम जो चीज़ होती वो उसको बतौर हक महर मिलती। इवन वो ससुर के नाम भी नहीं थी, बल्कि सास के नाम थे। महरीन के जो ससुर की तरफ से जो था, मोहम्मद इसहाक जान के वकील की जानब से एक एतराज़ ये उठाया गया कि इसने मुकदमे में अपने ससुर और सास को फरीक बनाया है, जबकि अपने शोहर को फरीक नहीं बनाया, जिसको फरीक बनाया जाना ज़रूरी था, क्योंकि महर तो उसने शोहर से ही तलब करना था। इस बात को तकनीकी तौर पर नॉन जॉइंडर कहा जाता है। मजीद ये कि शोहर को फरीक ना बनाने से यह मालूम होता है कि ये मियाँ बीवी आपस में मिले हुए हैं और बीवी अपने शोहर को जिम्मेदार ठहराए बगैर अपनी सास और ससुर से मकान हथियाना चाहती है। दूसरा इतराज ये पेश किया गया कि इस्लामी कानून की रूह से महर की अदायगी के लिए शोहर की वालिद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और यह बात अंग्रेजों के दौर में भी अदालत तस्लीम कर चुकी है। इस हवाले से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया। मोहम्मद सदीक बनाम शहाबुद्दीन, AIR 1923, इलाहाबाद 364। महरीन की सास मुसम्मात खुर्शीद इसहाक के वकील ने एतराज़ किया कि मज़कूरा जायदाद 1 जून 1964 को मुसम्मात खुर्शीद इसहाक के नाम रजिस्टर्ड की गई है, और यह कि मुसम्मात खुर्शीद इसहाक तो इस नकारनामे में सिरे से फरीक ही नहीं है। नकारनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तो उस नकारनामे में उसका जिक्र ही नहीं है। और मकान की मलकियत उस वक्त ससुर के नाम नहीं थी, खुर्शीद इसहाक यानी सास के नाम थे। ना ही इसने अपने शोहर इसहाक खान को इस जायदाद के मतलब कोई मुख्तारनामा उस वक्त दिया था। इन एतराज़ात के जवाब में महरीन के वकील की जानब से कहा गया कि उसने शोहर को इसलिए फरीक नहीं बनाया कि इसके ससुर ने अलग दस्तावेज पर तस्दीक की है कि निकाहनामे में महर के तौर पर जो कुछ लिखा गया है वो दुरुस्त है और इसमें मज़कूरा जायदाद भी शामिल है। नीज़ इसहाक जान इस जायदाद पर मुसम्मात खुर्शीद इसहाक या उसकी ज़िमनी इजाज़त की रूह से मालकाना तसर्रुफ़ करता था, और कानून ऐसे इसे जो है ना वो ऑस्टेंसिबल ऑनर की जानब से इंतकाल को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की दफ़ा 41 के तहत नाफज तस्वर करता है। यानी कि बेसिकली वो खामन ससुर का ही घर था, वैसे उसने अपनी बीवी के नाम किया था, यानी सास के नाम किया हुआ था। इस हवाले से उन्होंने जनाब लाहौर हाई कोर्ट 2010 में मोहम्मद अनवर खान बनाम सबिया खानम PLD 2010 लाहौर 119 का हवाला दिया कि शोहर की जानब से अगर ये वादा किया गया है कि वो अपने बाप की मलकियती जायदाद अपनी बीवी को मुंतकिल करेगा, तो ये ऐसा वादा जिसका पूरा करना इसके बाप पर लाजम है। मंसूर के वकील की जानब से भी इस बात के हक में दलील दी गई कि महरीन ने इसे क्यों फरीक नहीं बनाया। इसकी वजह यह बताई गई कि महरीन का दावा मकान के हसूल के लिए था और यह दावा मुसम्मात खुर्शीद और उसके शोहर के खिलाफ था, चनाचे इसका अपने शोहर को फरीक बनाना ज़रूरी नहीं था। मजीद उसने यह कहा कि मंसूर के वालिदैन को वो वादा पूरा करना चाहिए जो उन्होंने मंसूर की शादी के वक्त किया था। मंसूर की जानब से एक डिक्लेरेशन भी दी गई जिसमें करार दिया गया था कि उसके वालिदैन ने निकाहनामे पर लिखा था कि मज़कूरा प्लाट पर बहू के लिए मकान तामीर किया जाएगा। नाज़रीन करम, अदालत ने अपने फैसले की बुनियाद इस हकीकत पर रखी कि मज़कूरा जायदाद की मलकियत मुसम्मात खुर्शीद इसहाक की और वो 1964 से इसकी मालिक है। ये हकीकत फरीकैन के नज़दीक तस्लीम शुदा है। इस हकीकत पर बिना करते हुए अदालत ने कहा कि ना ही मुसम्मात खुर्शीद इसहाक ने निकाहनामे पर दस्तखत किए हैं, ना किसी और ऐसी दस्तावेज जिसमें मकान बनाने से कबल या बाद मज़कूरा जायदाद महरीन को देने का करार किया गया था। मजीद यह कि मुसम्मात खुर्शीद की जानब से इस ज़िमन में इसहाक जान को कोई मुख्तारनामा भी नहीं दिया गया जिसकी रूह से इसहाक जान को इख्तियार होता कि वो जायदाद किसी और को मुंतकिल करता।
मंसूर की जानब से अपने वालिद के जिस इकरार का जिक्र किया गया, अदालत ने इसे भी बेफायदा करार दिया, क्योंकि वो इकरार जिसकी जानब से था वो मज़कूरा जायदाद का मालिक ही नहीं था। सुसर मालिक ही नहीं था तो उसने क्यों इकरारनामा लिख दिया? अब मैं यहाँ से गुजरता हूँ और मैं कहूँ जनाब ये जो रतन सिनेमा की बिल्डिंग है ये मेरी है, मैं आपके नाम करता हूँ। भाई जब मेरी है ही नहीं तो मैं आपके नाम कैसे कर सकता हूँ? मंसूर की जानब से अपने वालिद के जिस इकरार का जिक्र किया गया था, अदालत ने इसे भी बेफायदा करार दिया, क्योंकि वो इकरार जिसकी जानब से था वो मज़कूरा जायदाद का मालिक नहीं था। अब जिम्मेदारी ये किसकी थी? ये तो जिम्मेदारी मंसूर की थी ना, वो हक महर अदा करता है। ये अदालत सुसर की जिम्मेदारी तो नहीं थी ना। नाज़रीन इकराम, ये सूरत, इसके बाद अदालत ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि पेशावर हाई कोर्ट के फाजिल जज के लिए ये बात वाज़ेह थी कि मज़कूरा जायदाद की मलकियत मुसम्मात खुर्शीद इसहाक के पास थी, ना कि इसहाक जान के पास। लेकिन इसके बावजूद उसने करार दिया कि कानूनन मुसम्मात खुर्शीद इसहाक इस जायदाद से महरूम हो चुकी। इस पोजीशन के हक में हाई कोर्ट के जज ने 3 दलाइल दिए थे। एक ये कि मुसम्मात खुर्शीद के दीगर 2 बेटों की बीवियों में से हर एक को 2-2 कनाल जायदाद दी गई। दूसरी ये कि मुसम्मात खुर्शीद ने निकाहनामे पर एतराज़ नहीं किया। और तीसरी ये कि मुसम्मात खुर्शीद का शौहर इस जायदाद के लिए ज़ामन था। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इन तीनों दलाइल में कोई भी दलील ऐसी नहीं है जो कानून की नज़र में वजन रखती है। पहली दलील के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि हर शादी अलग अकद की हैसियत रखती है और हर अकद की अपनी अलग शराइत है, इसलिए ये दलील कोई वजन नहीं रखती कि 2 बेटों की बीवियों को ये कुछ दिया गया तो तीसरे बेटे की बीवी को भी ये कुछ देना चाहिए। दूसरी दलील को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसम्मात खुर्शीद इसहाक पर यह लाजम नहीं था कि वो निकाह नामे के खिलाफ अदालत में जाती, क्योंकि निकाह महरीन और मंसूर के दरमियान हुआ, जो अकल बालग अफराद थे, और उन्होंने आपस में जो भी शराइत तय की वो एक तरफा तौर पर मुसम्मात खुर्शीद इसहाक पर इसकी मर्जी के बगैर नाफज नहीं की जा सकती। चनाचे निकाह नामे से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। मजीद यह कि महर अदा करना तो मंसूर की जिम्मेदारी थी और है। अगर महरीन का दावा यह है कि मुसम्मात खुर्शीद अपनी जायदाद देने पर राजी थी तो इसका बार सबूत महरीन ही पर था, लेकिन वो बार ये साबित नहीं कर सकी। नाज़रीन इकराम, तीसरी दलील को भी अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि शोहर का बीवी की जायदाद पर कोई मलकियती हक नहीं है, ना ही वो इस जायदाद पर कोई कानूनी जिम्मेदारी आयद कर सकता है जब तक बीवी इस पर राजी ना हो। चनाचे शोहर का बीवी की जायदाद के लिए जामन होना कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। नाज़रीन इकराम, बहुत अहम केस हम आपकी खिदमत में इस वक्त पेश कर रहे हैं, जिसमें हक महर के हवाले से जो है वो बात की गई है और बहुत अहम केस है ये। बरतानवी राज से कबल बरसगीर में खानदानी अमूर समेत तमाम तनाज़ात का फैसला काजी इस्लामी कानून की रूह से करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तसल्लुत जमाना शुरू किया तो इनके ज़ेर तसल्लुत इलाकों में कानूनी निज़ाम की तब्दीली कई मराहल में तय पाई। इब्तदा में अंग्रेज़ों ने यह असूल तय किया था कि मजहबी तनाज़ात की तरह खानदानी अमूर जैसे निकाह, तलाक, मिरास वगैरह जैसे अमूर में वो मुदाखलत नहीं करेंगे। ताहम दूसरे मरले में उन्होंने मुसलमानों के काजियों को ख़त्म करके अंग्रेज़ जज तैनात कर दिए, और चूँकि इन्हें मुसलमानों के कानून का कुछ इल्म नहीं था, इसलिए इनकी मामलत के लिए मुफ्तियों का तकर्रर किया गया। तीसरे मरहले में उन्होंने इन किताबों को अंग्रेज़ी में तर्जमा कराया जहाँ से मुसलमान मुफ्ती बिलअमूम फतवा लेते थे जैसे हदाया, फतवा अलमगीरिया वगैरह। अब अंग्रेज जज इन तर्जमा शुदा किताबों की बुनियाद पर मुसलमानों के तनाज़ात का फैसला करने लगे। इन फैसलों के नतीजे में बतदरीज जो कानून वजूद में आ गए, इसे एंग्लो मोहम्मदन लॉ या मोहम्मदन लॉ कहा जाने लगा। ये इस्लामी कानून को अंग्रेजियाना का अमल था। आज जो लोग अंग्रेज़ों के छोड़े हुए कवानीन के इस्लामियाने पर एतराज़ करते हैं, मालूम होना चाहिए कि अगर अंग्रेज़ ने इस्लामी कानून को अंग्रेज़ है का अमल ना किया होता तो शायद आज हमें अंग्रेज़ों के छोड़े हुए कवानीन को इस्लामियाने की ज़रूरत पेश ना आती। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अंग्रेज़ों ने आइली अमूर से मुतल्लिक़ कानून साजी बहुत कम की है और आमतौर पर अदालतों के ज़रिए शरीयत को अंग्रेज़ियाने का तरीका ही अपनाए रखा। जो चंद कवानीन उन्होंने बनाए, इनमें एक अहम कानून मुस्लिम तनसीख निकाह का कानून 1939 था, जिसका जिक्र इस मौजूद फैसले में भी किया गया है। इस कानून पर हम किसी और मौके पर तफसील से बहस करके बता चुके हैं। ये अदालत कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट। इसके बनाने में मुसलमान उलमा कराम का जो है वो बिलखसूस किरदार रहा है, जिन्होंने मुसलमान ख़वातीन को शोहरों के जुल्म से बचाने के लिए
मालकी मजहब पर फतवा देकर इस कानून की राह हमवार की और इसका इब्तदाई मसवदा तैयार करने में भी मदद की। एक और अहम कानून जिसका जिक्र इस फैसले में नहीं किया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, जिसके रूप से यह करार पाया गया कि निकाह, तलाक, मिरास वगैरह समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर अगर कानून साजी ना की हो तो फैसले के लिए ज़ाब्ते की हैसियत शरीयत को हासिल होगी। पाकिस्तान में इस वक्त इस कानून का वो एडिशन राइज है जो बाज़ जुज़वी तरामीम के साथ 1962 में नाफज किया गया। इस वक्त फैमिली कोर्ट्स में तनाज़ात का फैसला इसी कानून की वजह से शरीयत पर होता है, बशर्ते के मुतलका मौजू पर कानून साजी ना की होगी। मसलन मेरास के मतलब पाकिस्तान में कोई कानून साजी नहीं की गई सिवाय मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की दफ़ा 4 के, जिसके रूह से यतीम पोते पोती पोतियों नवासे नवासियों के लिए हक़ वरासत तख्लीक किया गया। चनांचे इस मखसूस मसले पर अदालतें शरीयत की बजाय इस ऑर्डिनेंस की दफ़ा 4 पर अमल करती है, लेकिन बाप दादा माँ दादी बेटा बेटी भाई बहन वगैरह रिश्तेदारों की मेरास के मुतल्लक बिलअमूम शरीयत पर फैसला होता है। यह कानून बरतानवी राज के दौर में यूं मुफीद साबित हुआ कि बड़ी हद तक मुसलमानों को आइली कानून शरीयत के मुताबिक ही रहा। पाकिस्तान बन चुकने के बाद मुसलमानों का अपना तफसीली आइनी कानून वजूद में आ जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक नहीं ऐसा हुआ। ऐसे में अब यह कानून जो है गनीमत है, क्योंकि इसकी रूह से अब भी आइली अमूर में पेश जो मसाइल आते हैं उनका फैसला किया जाता है। 2015 में इसी कानून को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नसब के मतलब शरीयत के काम की पाबंदी लाजमी करार दी थी और शोहर की जनब से इनकार नसब के मतलब हक को शरई शराइत के साथ मुफीद करार दिया। ये फैसला जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने लिखा था। इस मौके पर मुकदमे में भी यह असूल इसी बिना पर तस्लीम किया गया कि चूंकि शरीयत की रूह से महर की जिम्मेदारी शोहर पर आई थी, इसलिए पाकिस्तानी कानून में भी यही पोजीशन है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में आमतौर पर देखा गया कि जब भी कोई मसला पैदा होता है तो इसका हल नई कानून साजी के जरिए तलाश किया जाता है। यूँ पाकिस्तान में बाज़ औक़ात एक ही मौजू पर बहुत सारे कवानीन की भरमार होती है, ताहम बाज़ अमूर ऐसे हैं जिन पर बहुत कम कानून साजी की गई, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान में आइली अमूर पर बहुत कम कानून साजी हुई है। कानूनी निज़ाम के इस हिस्से को बिलअमूम अदालती ताबीर पर छोड़ दिया गया। कई मुस्लिम ममालिक में माबाद इस्तमरार दौर में आइली अमूर पर तफसीली कानून साजी हुई है और पाकिस्तान में भी एक फैमिली लॉज की तफसीली कोड की ज़रूरत है ताकि जज साहबान के जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको महदूद किया जा सके। इस पहलू पर मजहबी हलकों की जानब से बात होती रहती है, लेकिन जिस पहलू को नज़रअंदाज किया गया वो कवानीन की इस्लामी ताबीर का मसला है। दस्तूर की सेक्शन आर्टिकल 227 की रूह से ये लाजम है कि जैसा कि इस मौजूदा फैसले में भी कहा गया कि पाकिस्तान में राइज मौजूदा तमाम कवानीन शरीयत से आमांग हो, ये आहंगी कैसे यकीनी बनाई जाए। इसका एक पहलू यह है कि इन कवानीन से वो अमूर दूर कर दिए जाए जो इस्लामी अहकाम से मुतसादम है। 227 में इस पहलू को अलग से खसूसी जिक्र किया गया। इस मकसद के लिए बुनियादी किरदार पार्लियामेंट का जो नए कवानीन भी वज़ा कर सकती है और मौजूदा कवानीन में हज़फ व इज़ाफ़ा तरमीम भी कर सकती है। इस मकसद के लिए दो मजीद अदारे भी दस्तूर के तहत मुख्तलिफ दायरों में काम करते हैं। एक अदारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जो मौजूदा कवानीन का जायजा लेकर इनमें इस्लामी अहकाम से तल्लक मुतसादम जो अमूर हैं को की निशानदेही करती है और फिर इनकी मतलब अपनी सिफारिशात पार्लियामेंट को पेश करती है। दूसरा दायरा वफाकी शरई अदालत है जो मौजूदा कवानीन को इस्लामी अहकाम से तसादम की बुनियाद पर तसादम की हद तक कलादम करार दे सकते हैं। इन दोनों दारों ने इस ज़िम्मन में बहुत अहम किरदार अदा किया, ताहम कवानीन को इस्लामियाने में के अमल का ये महज एक पहलू है। नाज़रीन करम, इतना ही या शायद इससे ज़्यादा अहम पहलू यह कि मौजूदा कवानीन की ताबीर इस्लामी कानून की रोशनी में हो की जाए, ये इस्लामी कानून से आम मांग हो जाए। ये काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। नाज़रीन करम, ये अब जो मामला हमारे सामने पेश आया कि जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि शोहर के ऊपर हक महर की अदायगी है, ना कि वो सास या ससुर के ऊपर है। इसलिए जो है कि ये जो का था कि जी सास का मकान हक महर के तौर पर बहू को दे दिया जाए, ये दुरुस्त फैसला नहीं था। और सिर्फ कसास और दियत का कानून ही नहीं बल्कि कानून नफाज शरीयत 1991 की दफ़ा 4 के तहत तमाम अदालतों पर लाजम है कि हर कानून की ऐसी तबीर अख्तियार करे जो इस्लामी अहकाम के मुताबिक हो। बहरहाल जी,
अदालत ने कहा कि वो नहीं ले सकती अपनी शोहर अपनी सास का घर बतौर हक महर, अपने खावन से ले जो हक महर के तौर पर लिखा हुआ। ये वो बहुत अहम और तफसीली फैसला था नाज़रीन कराम जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, और उम्मीद है कि ये आ, आप इससे जो इस्तेफादा करेंगे। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।